नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल बग जिसकी राइटर है मैरून निसा शामिर और ये उसकी तीसरी एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस तीसरी एपिसोड को बगैर किसी देर के। नवाज शाहिद ने सारी रात हारून के सराहने बैठ के गुजारी थी। शाहिद को उन्होंने रात ही कॉल करके घर आने को कहा था। वो एक लम्हे को सोई नहीं थी। शाहिद हुसैन थोड़ी देर पहले पहुंचे थे। वो उनकी गाड़ी की आवाज़ सुन चुकी थी लेकिन हारून के पास से उठने की जुर्रत नहीं कर सकी। 10 मिनट बाद शाहिद उनको कमरे में आते दिखाई दिए। क्या हो गया तुम्हें? इतनी अजरत में क्यों बुलाया मुझे? जानती भी हो कितना काम। उनके बाकी अल्फाज मुंह में ही दम तोड़ गए जब उन्होंने हारून को बच्चों की तरह माँ की गोद में लेटे देखा। साइड टेबल पे पड़ी दवाइयों ने उनकी रूह खींच ली थी। क्या फिर से वही सब? वो बामुश्किल बोले थे। हाँ, फिर से वही सब। नवाल ने उनकी तरफ देखे बगैर जवाब दिया था। वजह? सवाल हुआ था। हाले सुल्तान, जवाब आया था। उसी वक्त हारून की आंख खुली थी। उसका सर बुरी तरह दुख रहा था। पानी? उसकी नकाहज़दा आवाज़ सुन के शाहिद को लगा था जैसे किसी ने उनका दिल मुट्ठी में लिया हो। हारून बेटा, क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो? ये क्यों आया यहाँ? मम्मा, इनको बोलिए यहाँ से चले जाइए। मैं इनसे कोई बात नहीं करना चाहता। वो अब रात की तरह चिल्ला नहीं रहा था। उसके लहजे में बेबसी थी। हारून, तुम जो कहोगे मैं करूँगा, बस मुझसे मुँह ना फेरो प्लीज़ बेटा। पापा आप जाइए, आप कुछ नहीं कर सकते। मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ नहीं बचा। मैं खाली हाथ हूँ पापा। वो मुझसे दूर जा रही है, मेरे हाथ खाली हैं, ये देखिए ना। वो अपने हाथ उनके आगे करता बिखरे हुए लहजे में बोल रहा था। वो अब फिर से रो रहा था। शाहिद हुसैन ने उसके हाथ बारी बारी चूमे थे। नहीं मेरा बेटा, तुम बताओ हुआ क्या है, कुछ तो बोलो। पापा, सफ़ीर, उस सफ़ीर ने मुझसे सब छीना। उसने हाले से कहा है कि वो उससे शादी करेगा। मैं आपको कहता था ना पुप्पो से बात करें। आपने नहीं सुनी ना मेरी बात। आपने कभी मेरी बात नहीं सुनी। शाहिद साहब के दिल को जैसे करार आया था। सफ़ीर ने बस प्रपोज ही तो किया है, मतलब बात इतनी नहीं बिगड़ी। तो बेटा ये सब सफ़ीर ने कहा। हाले ने उसको क्या जवाब दिया? वो उसकी बाकी बातों को नज़रअंदाज कर चुके थे। वो चुप थी बाबा, उसने कुछ नहीं कहा। बस फिर तो कोई मसला ही नहीं। मैं अभी मेराज भाई से बात करता हूँ। तुम्हारी और हाले की मंगनी करवा देते हैं। वैसे भी हम पहले भी रिश्ता मांग चुके हैं, इनकार नहीं होगा। मैं आपा से मिन्नत कर लूँगा। उन्होंने जैसे चुटकियों में हल निकाला था। पापा, हाले ने कुछ नहीं कहा, वो चुप थी। हारून ने एक लफ्ज़ पे जोर देकर बोला था। उसकी चुप का मतलब है उसको कोई मसला नहीं है, वरना हाले जैसी लड़की चुप नहीं रहती। वो उसको उसी वक्त क्लियर करती, वो सफ़ीर का सर फाड़ देती। पापा वो चुप थी क्योंकि वो राज़ी थी। और यहाँ शाहिद को लगा था बात बिगड़ चुकी है। आपको याद है जब मैं 12 साल का था, हम आउटिंग के लिए गए थे। मुझे एक साइकिल पसंद आ गई थी। मैंने आपसे कहा था ये मुझे ले दें। शाहिद हम सादे उसको सुने जा रहे थे। आपने कहा था हम वापसी पे ले लेंगे। मैंने कहा भी था अभी लेते हैं, लेकिन आप नहीं माने। मैं चुप हो गया। हम वापस गए, वो साइकिल बिक चुकी थी। पापा जिस तरह आपने उस दिन देर कर दी, अब भी बहुत देर हो चुकी है। बिल्कुल उसी तरह, बिल्कुल इसी दिन की तरह। उसके बाद मैंने कभी साइकिल नहीं ली पापा। आपने देर कर दी पापा। अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। वो बुड़बुड़ाते हुए दोबारा लेट गया था, घुटनों के पेट से लगाए। वो कोई रूठा बच्चा लग रहा था। शायद हुसैन को तो सांप सूंघ गया था। उनको याद था इस वाक़े के बाद हारून ने 1 महीना उनसे बात नहीं की थी। तब तो बस साइकिल थी, अब तो उसके हाथ से दुनिया गई थी। अब न जाने क्या होगा, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। वो मेराज का नंबर डायल करते कमरे से निकल गए थे। नाश्ते की टेबल लग चुकी थी। सब नाश्ता करने में मगन थे। जब हाले डाइनिंग में दाखिल हुई, वो दादा जान के पास बैठने के बजाय अपने बाबा के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई थी। दादा जान जो उसको देख के मुस्कुराने लगे थे, अचानक उनकी मुस्कुराहट थमी थी। आंखों में तहीर उतर आया था। हाले हमेशा उनके साथ ही बैठती थी, बल्कि जब हसन उसको चिढ़ाने के लिए उसकी जगह पर बैठ जाता तो वो हंगामा होता कि अलमान। सब लोग खामोशी से हाले की कार्रवाई देख रहे थे, मगर कोई कुछ बोला नहीं था। हाले क्या अब भी नींद से जागी नहीं हो? ये तो महर की आवाज़ है। चच्ची मीठी छुरी बनी खुद को कहने से बाज नहीं रख पाई थी। चच्ची, नींद तो शायद आपकी आंखों में भर गई है। पराठे पे जाम लगा रही हैं आप? हाले तपाने वाली मुस्कुराहट से बोली थी। चच्ची के तो मानो कपड़ों को भी आग लग गई थी। खूनख्वार नज़रों से हाले को बस देख के रह गई थी कि दादा की मौजूदगी में कुछ और कह भी नहीं सकती थी। हाले बच्चा, आओ मेरे पास आके बैठो। दादा ने मोहब्बत से उसको बुलाया था। नहीं दादा जान, मैं यहीं ठीक हूँ। महर जूस देना, दादा को नॉर्मल लहजे में जवाब देकर अगला जुमला महर से कहा था। दादा जान का चेहरा सुर्ख हो चुका था। हसीना बेगम ने भी नागवारी से उसको देखा था। दादा चंद लम्हे शौक से उसको देखते रहे, उसके बाद तेज़ी से वहाँ से निकलते चले गए। हाले के दिल को कुछ हुआ था, लेकिन डीठ बनी बैठी रही। सब ने हैरत से उनको जाते हुए देखा था। एक हाले थी जो पुरसकून सी बैठी पराठे के साथ इंसाफ कर रही थी। ये क्या हरकत थी हाले? शम्स चचा ने नागवारी से पूछा था। क्या मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो कुछ बोला क्या? वो मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए पूछ रही थी।
ये बात मैं बताऊं कि तुमने क्या बोला है? तुमने बाबा को मना कैसे किया? इतनी हिम्मत हो गई है तुम्हारी? बहुत ढील दे दी है बाबा ने तुम्हें, इसलिए तुम्हारे सरों पे चढ़ रही हो तुम। इतनी बदतमीज़ हो गई हो कि बाबा को जवाब दोगी। अब तुम ऊपर से ड्रामे कर रही हो कि तुमने कुछ किया ही नहीं। बाबा आराम से यार, बच्ची है। सफ़ीर ने अपने बाप को बाज रखने की कोशिश की थी। बच्ची है तो बच्ची बन के रहे ना, माँ क्यों बन रही है हमारी? इसको तो बस शम्स, बहुत सुन लिया मैंने और बहुत कह चुके तुम। मेरी बेटी से आराम से बात किया करो। ये मेरी बेटी का और बाबा का मामला है, वो उसको खुद हल कर लेंगे। वो अपनी जगह से उठ के शम्स साहब के मुकाबिल खड़े हो गए थे। तुम शम्स, तुम मेरी बेटी से आराम से बात करो, बिल्कुल वैसे जैसे मैं तुम्हारे बेटे से करता हूँ। वो मेरी बेटी है, इस घर की मुलाजमा नहीं जो तुम इसको झिड़कोगे, वो भी बिला वजह। आइंदा ख्याल रखना। वो बिल्कुल यूसुफ साहब की तरह हम बोलते थे, नरम मगर दो टोक लहजा। आखिर में शम्स साहब का कंधा थपथपाया था और वहाँ से निकलते चले गए थे। हसन, अम्मा और फरवा हैरत से ये सारी कार्रवाई देख रही थी, जबकि महरमा पत्थर का बुत बन चुकी थी। उसे समझ आ गई थी कि हाले ये सब क्यों कर रही है। सफ़ीर, आप मुझे यूँ नहीं छोड़ देंगे? हारून आज आया नहीं है, ना कॉल पिक कर रहा है। हाले अपनी जगह से उठती हुई नॉर्मल से बोली थी, जैसे थोड़ी देर पहले ही जो कुछ हुआ उस पर मट्टी डाल दियो। हाँ ज़रूर, मैं कार में बैठा हूँ, तुम आ जाओ। वो भी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। थोड़ी देर बाद वो सफ़ीर के साथ यूँ जाने के लिए निकल चुकी थी। अच्छी लग रही हो, सफ़ीर ने उसको देखते हुए कहा था। कम नहीं लगती, उसने अब्रोज का आकर पूछा था। इतना गरूर? गरूर नहीं, खुद शनासाई। अच्छा, ये सारा क्या सीन क्रिएट किया है तुमने? सफ़ी ने बात बदल ली थी। जैसे आपको नहीं पता, इतने आपका के वो उसको तपा रही थी। साथ हाथ बढ़ाकर अपना पसंदीदा म्यूज़िक ऑन किया था। खैर मड्डी डालो, मुझे ये बताओ कल जो कुछ मैंने कहा इस बारे में क्या सोचा है? सफ़ीर अपने मतलब की बात पे आया था। हाले का दिल ज़ोर से धड़का था, रंग हल्का गुलाबी हुआ था। उसको तवक्को नहीं थी कि सफ़ीर इस तरह आराम से ये बात कर देगा। क्या कहा था? मुझे कुछ ठीक से याद नहीं। शायद आपने कहा था आप भी मेरी तरह सादगी से शादी करना चाहते हैं। इसका भला क्या जवाब हुआ? वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली थी। हाले, मैंने तुम्हें प्रपोज़ किया था शादी के लिए। मैंने कहा था मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा, और कुछ बातें जो मैंने नहीं कही थी वो अब कहता हूँ। वो यूनिवर्सिटी के गेट पे गाड़ी को रोक चुका था और अब पूरी तरह हाले की तरफ मुतवज्जे था। हाले सुल्तान, मैं सफ़ीर सुल्तान तुमसे मोहब्बत करता हूँ। इतनी कि सारी ज़िंदगी तुम जैसा अजाब सर पे मुसल्लत करना चाहता हूँ। इतनी कि मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे और अम्मी के झगड़े बर्दाश्त कर सकता हूँ। इतनी कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि अब लगता है कि तुम्हारे बगैर गुजारा नहीं होगा। क्या तुम भी ऐसा चाहती हो? वो उसकी आंखों में देख के इतनी मोहब्बत से कह रहा था कि हाले को लगा था उसका दिल खुशी से ही बंद हो जाएगा। क्या वो उस शख्स को इनकार कर सकती थी? उसने अपने दिल से पूछा था। जवाब नहीं में आया था। दादा ते चची नाल तुसा गल करे सो, बाकी अम्मा और बाबा को मैं आपे देख ले ते घनसा ते बच्ची मैं तुसा ते तरस खा के हाँ चक करी सा। दादा और चची से आप बात करेंगे, अम्मा और बाबा को मैं खुद देख लूँगी। रही मैं तो आप पे तरस खाते हुए हाँ कर ही देती हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोली थी। सफ़ीर सुल्तान को लगा था दुनिया बुस किया। उसने हाले के इकरार पे अपने दिल को रुकता महसूस किया था। मेरे को आज का पहले सरायकी एडी मिठी कदी नहीं लगी जिदी आज लगी है। मुझे आज से पहले सरायकी इतनी मीठी कभी नहीं लगी जितनी आज लग रही है। वो दोनों चौकीदार की आवाज़ पे होश में आए थे, जो कि उनको गाड़ी साइड पे लगाने का कह रहा था। हाले हंसती हुई गाड़ी से उतर गई थी। सफ़ीर मुस्कुरा के उसको जाता देखता रहा। कोई इतना प्यारा कैसे हंस सकता है, उसने दिल में सोचा था। अम्मा, ये गंदा खून क्या होता है? 6 साल उम्र अपनी माँ के पास बैठा मासूमियत से पूछ रहा था। नफीसा हयात को लगा था जैसे किसी ने उनके ऊपर उल्टी छुरी फेर दी हो। वो तड़प ही तो उठी थी। ये तुमसे किसने कहा है बेटे? उन्होंने बामुश्किल खुद को नॉर्मल रखते हुए उमर से पूछना चाहा। वलीद भाई कह रहा था कि मैं गंदा खून हूँ और आप मेरी असली माँ भी नहीं हो। वलीद उस करियाने वाले का बेटा था जिसको कुछ साल कबल नफीसा ने पूरे मोहल्ले के सामने बेइज्जत किया था। वो बक्सा नदीम की बेटी को मेरे साथ खेलने भी नहीं देता अम्मा। वो फूले गालों और सेहतमंद जिस्म वाला बच्चा नरूठेपन से कह रहा था। बेटा, कोई गंदा खून नहीं होता, हर इंसान का खून पाक होता है, क्योंकि ये उसको अल्लाह की तरफ से मिलने वाली नेमत है। गंदा तो लोगों का ज़हन है, और तुम मेरे बेटे हो। नदीम से बात करूंगी मैं, वो आइंदा तुम्हें अक्सा से खेलने देगा। उमर खामोश हो गया था। वो बाकी बच्चों की तरह ज़्यादा सवाल नहीं करता था। वो एक सवाल एक ही बार करता था। अगर उसकी तसल्ली नहीं भी होती तो वो बताता नहीं था। कुछ अर्सा पहले उसने इसी तरह अपनी माँ से सवाल किया था, अम्मा नाजायज़ क्या होता है? उसके इस सवाल पे नफीसा की रूह तक काम गई थी। और फिर ये हर आए दिन यही सब होने लगा। कभी मोहल्ले के लोग उमर को गंदा खून कह के अपनी बच्चियों के साथ खेलने न देते, तो कभी उसको नाजायज़ कह के मार मार के घर से निकाल देते। नफीसा उनका मुँह नहीं बंद कर सकती थी। ऐसे में एक जरी थी जो उनकी दोस्त और महरम राज थी। वो नफीसा की बचपन की दोस्त थी। उनका
जब भी दिल उदास होता तब वो उसी के घर चली जाती थी। नफीसा के घर से 2 घर छोड़ के तीसरा घर जरी का था। उस तपती दोपहर में भी वो उमर को साथ लिए जरी के घर पे एयर कूलर के सामने बैठी थी। उमर जरी के बेटे वासिफ के साथ खेल रहा था। वो जब कोर्ट जाती तब उमर को जरी के ही घर छोड़ती थी। अब तो खैर से वो भी स्कूल जाने लगा था और वापसी पे वैन उसको जरी के घर ही छोड़ा करती थी। जब शाम में नफीसा वापस आती उमर को साथ ले जाती। तुम मोहल्ला छोड़ क्यों नहीं देती नफीसा? कब तक इस छोटे से मोहल्ले में खुद को और उमर को जलील करती रहोगी? अल्लाह ने तुम्हें इतना दिया है, तुम तो किसी भी पोश इलाके में घर ले सकती हो। जरी उनको शरबत का गिलास थमाती हुई फिक्रमंद सी बोली थी। कैसे छोड़ दूँ जरी? मैंने तो शादी के बाद अपने शौहर के लिए भी ये जगह नहीं छोड़ी। वो घर मेरे बाप की निशानी है, उसकी एक एक ईंट में अब्बा की खून पसीने की कमाई है, उसके एक एक पौधे में अम्मा की खुशबू है। उन्होंने पेट काट काट के ये घर बनवाया था। मैंने अपना बचपन अपनी जवानी इस घर में गुजारी। अपने मरहूम शौहर से वादा किया था कि इस घर से बस मेरी लाश ही निकलेगी। और फिर उमर उसका स्कूल है यहाँ, तो मैं उसको तुम्हारे पास छोड़ देती हूँ। कहीं और गई तो कहाँ छोड़ूंगी उसको? मेरा दिमाग अब काम नहीं कर रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। उमर का जहन ख़राब हो रहा है नफीसा। वो लोगों की बातों को सिर्फ सुनता नहीं है, वो उन सब बातों को जहन नशीन करता जा रहा है। जिन सब की तुम बात कर रही हो वो सब अब दुनिया में नहीं है। इस दुनिया में उमर है और तुम हो। अब तुम्हें इस बच्चे का सोचना चाहिए, वो बहुत ज़हीन है। आज तो वो सब नाजायज़ का मतलब पूछ रहा है, कल इसके मायने जान गया तो अच्छा नहीं होगा। तुम ये शहर ही छोड़ दो, कराची चली जाओ। ये मर्दों का मुआशरा है नफीसा, तुम अकेली औरत किस किस का मुकाबला करोगी? मेरे पास जो सेविंग्स है वो तो उमर की पढ़ाई के लिए। अगर उसको घर खरीदने पे लगा दिया तो क्या होगा? कैसे पढ़ाऊंगी इसे? वो किसी आम स्कूल में नहीं जाता, इस शहर का सबसे बड़ा स्कूल है वो। मैं उसको हमेशा बेस्ट देना चाहती हूँ जरी। पढ़ेगा तो वो तब जब उसका जहन पुरसुकून होगा। तुम्हारा 6 साला बेटा आए दिन मोहल्ले के लोगों से पिट के आता है, गालियाँ और नाजायज़ होने के ताने सुन के आता है। उनकी बात पे नफीसा ने कर्ब से आंखें मींच ली थी। अब ये मत कहना कि तुम्हें बताया क्यों नहीं। बताने से क्या होगा? कर ही क्या सकती हो तुम? किसी की ज़बान नहीं रोक सकती तुम। खैर अभी तो वो बच्चा है, कुछ सालों बाद जब वो बड़ा हो जाएगा तब सोचा है क्या होगा? वो मारने वालों को मार के आगे आएगा, गालियाँ देने वालों को 2 गालियाँ ज़्यादा दे के आएगा। ये फ्यूचर होगा उसका। उसके लिए कर रही हो इतनी मेहनत? जरी कह के खामोश हो चुकी थी। नफीसा भी खामोशी से उमर को देखने लगी थी। 10 मिनट बाद जब जरी नफीसा को छोड़ने गेट तक आए तब उन्होंने अपने दोस्त को कहते सुना, जरी रहमान भाई से कहो मेरे लिए कोई घर ढूंढ दे। मैं इसी महीने उमर को लेके यहाँ से शिफ्ट होना चाहती हूँ, लेकिन शहर नहीं बदलूंगी। और फिर वो कह के रुकी नहीं थी। उमर का हाथ था, मैं वहाँ से निकलती चली गई थी। जरी ने अफसोस से उनके जाते देखा था। नफीसा का जाना उनका दिल उदास कर रहा था। ये उसके 4 दिन बाद का जिक्र है जब नफीसा कुछ परेशान सी कोर्ट से वापस आई थी। उमर अपनी माँ को चुप देख के बेचैन हुआ। ये वो वक्त था जब उमर को हर टेंशन का हल आइसक्रीम लगती थी। और फिर नफीसा के लाख रोकने पे वो नफीसा के लिए आइसक्रीम लेने मोहल्ले की दुकान पे गया था, मगर थोड़ी ही देर बाद रोता हुआ वापस आया था। नफीसा के पूछने पे जो कुछ उमर ने बताया वो सुनकर नफीसा के पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। बस यहाँ उनके बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई थी। गम और गुस्से की शिद्दत से उनको रोना आने लगा था, मगर वो कोई कमज़ोर औरत नहीं थी। अगले ही दिन उन्होंने नदीम के बाप पे गैर कानूनी कब्जे का केस दायर कर दिया था और फिर 2 महीने के अंदर अंदर दुकान को सामान समेत सील कर दिया गया था। क्योंकि अब भी उनका दिल खुश नहीं हुआ था, लेकिन दिल के एक कोने को ज़रा सा सुकून आया था। इसके बाद कुछ अरसे तक रावी चैन ही चैन लिखता रहा और फिर कुछ ही वक्त बाद मोहल्ले वालों ने फिर से उनके साथ बैर बांध लिया था। लेकिन अब ये ज़रूर हुआ था कि उन्होंने ना अब कभी उमर को मारा था और ना उस दिन दुकान पे की जाने वाली हरकत दोहराई थी, लेकिन लफ्ज़ों के तीर बराबर चलाते थे। नफीसा फजर के बाद बच्चों को कुरान पढ़ाती थी। अब मोहल्ले के लोगों ने अपने बच्चों को ये कह के हटा लिया था, जिस घर में एक ऐसा बच्चा हो जिसका घर बार और ना ख़ानदान का अता पता हो, जिसके बारे में ये तक ना पता हो कि वो जायज़ भी है या नहीं, भला उस घर में वो अपनी बच्चियों को कैसे भेजे। नफीसा के दिल कटता था उनकी बातें सुनकर, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। वैसे भी कुछ अरसे में वो यहाँ से चली ही जाती। उमर उनके वजूद का हिस्सा बेशक नहीं था, लेकिन उन्होंने उससे मोहब्बत बेटों से ज़्यादा की थी। और फिर उन्हीं दिनों उमर को सर दर्द की बहुत शिकायत रहने लगी थी। नफीसा बहुत परेशान हो गई थी। एक दिन जब उनको चेकअप के लिए ले गई तो डॉक्टर ने उनको कुछ टेस्ट करवाने को कहा था। 2 दिन बाद टेस्ट की रिपोर्ट आ गई थी। वो रिपोर्ट नहीं थी, जहर की शीशी थी जिसने नफीसा के सारे जिस्म में जहर भर दिया था। उस रिपोर्ट में लिखे अल्फाजों ने नफीसा के जिस्म से रूह खींच ली थी। उस रिपोर्ट में लिखा था, उमर हयात को ब्रेन ट्यूमर है। हाले को यूनिवर्सिटी से पिक करने मिराज साहब खुद आए थे। रास्ते में उन्होंने गाड़ी एक रेस्टोरेंट पे रोकी थी। हाले को हैरत नहीं हुई थी, वो जानती थी जज साहब अब अपनी अदालत यहाँ शुरू करेंगे। हारून उसकी कॉल नहीं उठा रहा था, उसको परेशानी हुई थी, लेकिन उसने शाम में उसके घर जाने का सोच रखा था।
ये एक 5 स्टार रेस्टोरेंट था। हाले आ तो गई थी लेकिन अब शदीद बोर हो रही थी क्योंकि मेराज असल बात शुरू कर ही नहीं रहे थे। इतने में खाना आ चुका था, फ्राइड राइस, मटन, मीट बॉल्स और रशियन सलाद देख हाले की भूख चमक उठी थी। मेराज ने ज़रा से चावल उसकी प्लेट में डाले थे, हमेशा की तरह वो रग़बत से खाने लगी थी। एक चमचा मुँह में रखते ही लज्जत सी मिल जाती। अच्छा खाना उसकी कमज़ोरी थी। शाहिद ने आज मुझसे तुम्हारे और हारून के रिश्ते की बात की है। वो चाहते हैं कि अभी मंगनी हो जाए, शादी 1 साल बाद कर लेंगे या जब तुम चाहो। उन्होंने हाले के सर पे बम फोड़ा था। हाले को बेख्तियार चावलों का जायका कड़वा लगा था। आपने क्या कहा? उसने मज़ाहिर नॉर्मल लहजे में पूछा था, लेकिन उसके पानी का ग्लास उठाते हाथ कांपे थे, दिल ज़ोर से धड़का था। बाबा ने हाँ ना की हो। अल्लाह प्लीज़। मैंने ज़ाहिर है तुमसे बात करने तक का वक्त मांगा है, लेकिन मुझे तो बज़ाहिर इस रिश्ते में कोई कमी नहीं नज़र आती। हारून तुम्हारा दोस्त है, एक दूसरे को जानते भी हो, अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग भी है। मुझे तो हर लिहाज से ये रिश्ता बेहतर लगा है। वैसे बात कर रहे थे जैसे हाले के कोई दोस्त हो। अम्मा ने क्या कहा? वो तो 7वें आसमान पे है सुबह से, लेकिन थोड़ी परेशान भी है। हारून की तबीयत बहुत ख़राब है। रात से क्या कुछ हुआ है तुम दोनों के बीच? वो अचानक इतना बीमार कैसे हो गया? वो सोचती नज़रों से उसको देखते हुए पूछ रहे थे। क्या वो ज़्यादा बीमार है? क्या हुआ है उसको? चले बाबा उसको देख के आते हैं। वो परेशान हो चुकी थी, तभी खाना छोड़ उठ खड़ी हुई थी। इस सजलत का मतलब मैं हाँ समझूं? बाबा ने मुस्कुराते हुए पूछा था। अल्लाह अल्लाह बाबा, मैं इस वक्त परेशान हूँ, पता नहीं उसको क्या हुआ होगा। कल तक तो बिल्कुल ठीक था। वो अपना बैग और मोबाइल उठाते हुए बोल रही थी। मेराज साहब ने बिल पे किया और हाले के साथ रेस्टोरेंट साथ निकलते चले गए। थोड़ी देर बाद वो हारून के घर की तरफ जा रहे थे। हाले ने फ़ोन करके अम्मा को बता दिया था कि वो आज लेट आएगी। मेराज साहब ड्राइव करते हुए गाहे बगाए उस पर नज़र भी डालते थे। परेशान मत हो, अब ठीक है। वो उसको मुस्तैद देख के तसल्ली देते हुए बोले थे। पापा वो बहुत हसास है, बिल्कुल बच्चों की तरह। फिर पता नहीं क्या चीज़ दिल को लगा ली होगी। वो शदीद डिस्टर्ब थी। क्या उसकी इस हालत का ताल्लुक़ तुमसे है? उन्होंने डायरेक्ट सवाल किया था। आपको क्यों ऐसा लगता है? मैं भला क्या बोल सकती हूँ उसको? उफ काश वो जज ना होते, इतने डायरेक्ट सवाल। वो कल दोपहर घर आया था और हाले से मिलके भी नहीं गया और ना मुद्दत की बारात पे आया था। घर जाने के बाद उसकी हालत ऐसी, जब से बाबा ने उसको ये बताया था उसका दिल में खटका सा था, कहीं उसने कुछ सुन तो नहीं लिया। वो उससे छुपाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसको इस तरह से पता लगे ये भी उसने कहाँ चाहा था। मुझे क्या, इस वक्त कोई भी तुम्हें देख ले उसको यही लगेगा हाले तुम टेंस हो, बार बार उंगलियां चटका रही हो। तुम जल्दी वहाँ पहुँचना चाहती हो, लेकिन जैसे जैसे घर करीब आ रहा है तुम्हारा इज़्तिराब बढ़ता जा रहा है। तुम्हारे चेहरे पे साए लहरा रहे हैं। तुम मुझसे गुस्सा भी नहीं हो कि उसने तुम्हें कॉल क्यों नहीं की, क्योंकि तुम्हारे आवाज़ काम नहीं कर रहे। शायद तुम गिल्टी हो। वो शल से उनको सुने जा रही थी। आपको कैसे पता? वो बहुत देर बाद बोली थी। मैं तुम्हारा बाप हूँ हाले, तुमसे वाकिफ़ हूँ आम हालात में। इस वक्त तुम नाराज़ होती कि उसने तुम्हें बुलाया क्यों नहीं जब वो बीमार है। क्यों? कौन बीमार बताता है कॉल करके भला? उसने बात का असर ज़ाहिर करना चाहा। हारून शाहिद जवाब, फौरी जवाब आया था। शायद ऐसा ही कुछ हो, मैं यकीन से नहीं कह सकती, बस मुझे ऐसा लग रहा है। अल्लाह करे ऐसा ना हो। बस उसने दुआ की थी। हाले कोई ऐसी बात है जो तुम चाहती हो हारून को पता ना चले? बाबा आप क्या हैं, कोई काला जादू तो नहीं सीख रहे किसी बंगाली बाबा से? मैं तो बिल्कुल हैरान हो रही हूँ आज। मैं हर दफ़ा ही मसला बूझ लेता हूँ और तुम हर दफ़ा उतनी ही हैरान होती हो। वो कंधे अचकाते हुए बोले थे। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त कही थी उन्होंने। वो हर दफ़ा उसका मसला बगैर कहे समझ जाते थे। कभी कभी तो हाले को लगता था वो असल मसले से वाकिफ़ है और हाले से छुपा रहे हैं। आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना बाबा? उसने बात ही घुमा दी थी। जाहिर है तुम मेरी पहली औलाद हो। वो सड़क पर नज़रें जमाए बोले थे। क्या आप ही से भी ज़्यादा? सारी दुनिया से ज़्यादा। तुम मेरा पहला एंजल हो हाले। उनके लहजे में मोहब्बत थी, बेतहाशा मोहब्बत। और आप ही उनसे कितना प्यार करते हैं आप? बहुत ज़्यादा। वो मेरी भांजी है, जाहिर सी बात है मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। मतलब मुझसे कम मोहब्बत है उनसे। वो जैसे खुश हुई थी अपने बाप के बारे में, वो काफ़ी शिद्दत पसंद थी। शादी के 10 साल तक हमारी औलाद नहीं हुई। सारे अरसे में तुम्हारी माँ बहुत डिप्रेस रही। उसको लगता था हमारी कभी औलाद नहीं होगी। उसने काफ़ी दफ़ा मुझसे बच्चा अडॉप्ट करने की बात भी की, लेकिन मैं नहीं माना। और जब नगीन के यहाँ महरमा पैदा हुई तो ऐसा नहीं लगता था कि वो नगीन की बेटी है। तुम्हारी माँ हर 2 दिन बाद उससे मिलने चली जाती, ढेरों तोहफे लेके। हर हफ्ते वहाज और नगीन को डिनर और लंच के लिए दावत दे आती। वो गोल्डन टाइम था। हम सब बहुत खुश थे। वहाज बहुत अच्छा हो गया था। वो नगीन को बहुत खुश रखता था, अपनी बेटी से भी बहुत मोहब्बत करता था। सब ठीक था। खैर हसीना ने महर को अपनी बेटी मान लिया था। मैं कभी नहीं मान सका। मुझे यकीन था अल्लाह मुझे मेरी औलाद देगा। ये नहीं था कि मुझे उससे कोई मसला था। मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन अपना खून, अपनी औलाद, एक अलग एहसास होता है, एक अलग फीलिंग।
मैं कभी महर के लिए ऐसा नहीं फील कर सका, और फिर जब 4 साल बाद अल्लाह ने मुझे तुमसे नवाजा, वो वक्त, वो फीलिंग, हाले मैं अगर चाहूँ भी तो बयान नहीं कर सकता। मुझे लगा था अल्लाह ने मुझे ज़मीन पे ही जन्नत दे दी है। उनके लहजे में तशक्कुर था, खुशी थी, हैरत थी या मोहब्बत थी, हाले फ़ैसला नहीं कर पाई। इतना प्यार करते हैं आप मुझसे? हाले की आंखें नम हुई थी, वो उनके कंधे से लग चुकी थी। वो लोग हारून के घर पहुंच चुके थे। गार्ड ने उनको देख के गेट खोल दिया था। हाले हनूज उनके कंधे से लगी बैठी थी। हाले बच्चा, हम पहुंच गए हैं। आई लव यू बाबा, वो सर उठाते हुए नम आंखों से बोली थी। नहीं हाले, मैं तुम्हारी पॉकेट मनी नहीं बढ़ाऊंगा और ना अगले 2 महीने तक तुम्हारे अकाउंट में कोई पैसे डलवाऊंगा, क्योंकि ये मेरी बीवी का हुक्म है। तुमने उनकी हुक्म अदूली की है, अब उनसे ही राब्ता करो। उन्होंने हाले की नम आंखों को देखते नफ़ी में सर हिलाया था। एलो, सारा इमोशनल सीन गारत हो गया था। आपको लगता है मैं ये 2 लीटर आंसू पॉकेट मनी के लिए निकाल रही हूँ? वो सदमे से बोली थी। मुझे लगता नहीं है, मुझे यकीन है। वैसे मैंने कोई हुक्म अदूली नहीं की, बस हसन को पैसे चाहिए थे और मैंने दिए। उसने अपनी महीने की पॉकेट मनी एक दिन में खर्च की थी बेटा, और ये बताने को भी आमादा नहीं था कि पैसे गए कहाँ। इसी जुर्म की सज़ा में उसके अकाउंट तुम्हारी अम्मा ने फ्रीज़ किए थे। ये बात जानते हुए तुमने उसको रकम दी? हाँ, क्योंकि वो मेरा भाई है और वो बीवी है मेरी, वो भी दो बदू बोले थे। हाले पैर पटकती गाड़ी से बाहर निकली थी। अभी वो घर के अंदर दाखिल होती कि पीछे से आती मिराज सुल्तान की आवाज़ पे उसके कदम थमे थे। सुबह जो कुछ किया है तुमने, मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगा। आइंदा मेरे बाप से इस तरह बात मत करना। उनके लहजे में ना गुस्सा था ना नरमी, उनका लहजा 2 टोक था। हाले ने ज़्यादा असर नहीं लिया था। वो जानती थी बाबा उसको खाना खिलाने नहीं, बात करने ले के गए हैं। वहाँ नहीं कहा कुछ तो यहाँ कह दिया, इतना तो वो सोच के आई थी। सर को झटकती वो घर के अंदर चली गई थी। हारून का कमरा ऊपर था। वो जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ती जा रही थी जब सामने से आती नवाल बेगम को देख के रुक गई थी। अस्सलाम वालेकुम ममानी जान, वो मोहब्बत से कहती उनके गले लगी थी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? ममानी ने हमेशा की तरह गर्म जोशी नहीं दिखाई थी। ठीक हूँ, हारून से मिल सकती हूँ मैं? जवाब दे के साथ सवाल भी पूछा था। सो रहा है वो, वहीं जज्बात से आ रही लहजा। मैं जगा दूंगी, मैं बहुत परेशान हूँ उसके लिए। कल तक बिल्कुल ठीक था, अचानक उसको क्या हो गया? वो वाकई फ़िक्रमंद थी। ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए हाले, वो सुबह शाम तुम्हारे ही साथ तो होता है। उन्होंने बज़ाहिर नॉर्मल लहजे में पूछा था, लेकिन न जाने क्यों हाले को उनका अंदाज़ तंजिया लगा था। ममानी जान, आप साफ साफ ये कह दें कि आप मुझे नहीं मिलने देंगी, मैं चली जाती हूँ। ये लफ्ज़ों के हेर फेर से क्यों काम ले रही हैं? वो अगर शाम तक मेरे साथ होता है तो मैं उसको बांध के नहीं रखती। वो अपनी मर्ज़ी से मेरे साथ होता है। वो भी अपने नाम की एक थी, हिसाब चुका दिया था। वो जब से तुमसे मिल के आया तब से उसकी यही हालत है। इसका मतलब क्या समझूं मैं? ऐसा क्या कह दिया तुमने मेरे बेटे को जो वो मरने वाला हो गया है? ज़रूर तुमने कुछ तो किया होगा ना। मानी जान, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन आप मुझे मजबूर कर रही हैं कि मैं कोई सख्त अल्फाज इस्तेमाल करूँ। इतना नाजुक बेटा क्यों पैदा किया आपने जो ज़रा सा सख्त लफ्ज़ कहने से इतना बीमार हो जाता है? और अगर मैंने कुछ किया है तो आप अपने बेटे से पूछिए ना कि मुझसे सवाल जवाब करें। वो पहाड़ खाने वाले अंदाज में बोली थी। ममानी कुल्स के रह गई थी। अब जाऊँ मिलने या मज़ीद तफ्तीश करनी है? उसने बाजू सीने पर बांधे सुकून से पूछा था। जहन्नुम में जाओ, उन्होंने तैश से कहा था। आपके बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। वो अब भी पुरसुकून थी। ममानी उसको वहीं छोड़ के वहाँ से चली गई थी। उनके जाते ही हाले के तासुरात बिगड़े थे। सब मेरे ही दुश्मन बन गए, अल्लाह पूछेगा। वो बुड़बड़ाती हुई हारून के कमरे की जानिब बढ़ गई थी। वो जैसे ही उसके कमरे में दाखिल हुई, मलगजे से अंधेरे ने उसका इस्तकबाल किया था। उसने हाथ से टटोलकर स्विच बोर्ड ढूंढना चाहा और चंद ही सेकंड्स में वो सारे कमरे में रोशनी कर चुकी थी। सामने बेड की तरफ देखा तो हारून के बेड ग्राउंड से टेक लगाए नीम दराज था। उसको देख के गहरी सांस भरती वो कदम कदम चलती बेड तक आ रही थी। हारून आंखें मूंदे उसके कदमों की चाप सुन रहा था। उसके दिल को सुकून मिल रहा था। ना जाने क्यों उसने आते ही अंधेरे ख़त्म कर दिए थे। क्यों उसकी मौजूदगी हारून की दुनिया रोशन करती थी? कैसे हो? ये क्या हालत बना रखी है? वो उसके करीब बैठी उसको तफ्शीश से देखती हुई बोली थी। क्यों? उसका बोलना जिस्म की ग़िज़ा का काम करता है। मैं ठीक हूँ, वो सपाट लहजे में बोला था। क्या हुआ है? ये सब कैसे हुआ? तुम जाओ हाले, मुझे ज़रूरत नहीं किसी की। तुम सब मेरे साथ यही करते हो। मेरी किसी को ज़रूरत नहीं। पप्पा, तुम, मम्मा सब एक जैसे हो। किसी को मुझसे प्यार नहीं, किसी के लिए ज़रूरी नहीं हूँ मैं। वो दबा दबा सा चिल्लाया था। उसका दिल दुखा था। हाले कई सालों से उसको ऐसे खुद तरसी भरे जुमले सुनती आई थी, लेकिन अब बस। हारून, कब तक इस तरह से करते रहोगे? आज बता ही दो। तुम्हें लगता है इस तरह बच्चे बनने से तुम्हें मोहब्बत मिल जाएगी? बचपन में अपने बाबा के लिए ये सब करते थे और अब पता नहीं क्यों। क्या वो वाकई उस क्यों का जवाब नहीं जानती थी?
ग्रो अप हारून, इस तरह भीख मिलती है, मोहब्बत नहीं। क्या तुमने कभी सड़क के किनारे खड़े भिखारियों को देखा है? फटे पुराने कपड़े, मुफलिस हाल, फाका ज़दा शक्लें, रहम की भीख मांगते, अल्लाह के वास्ते देते, झुड़कियाँ देने पे भी सामने से न हटने वाले। ज़रा सी भीख मिलने पे वो लोग मोहब्बत से हट तो जाते हैं, लेकिन तुमने कभी उनके चेहरों पे खुशी देखी है? वो खुश नहीं होते हारून, उनका हिर्स नहीं ख़त्म होता, क्योंकि भीख ज़रूरत पूरी करती है, खुशी नहीं देती। भीख दिल नहीं भरती। वो बुफरी तो गई थी, और दूसरी तरफ कोई सफ़ेद पोश इंसान उसको अगर कंपनी से ज़रा सा बोनस मिले या फैक्ट्री से ज़रा सी तनख्वाह में इजाफा हो जाए, वो फूले नहीं समाता, क्योंकि ये काम उसने अपने वक़ार को कायम रख के किया होता है। तुम अगर भीख में मोहब्बत चाहते हो तो बताओ, बनना है भिखारी? खुद को देखो हारून, अपना चेहरा देखो, बल्कि मैं दिखाती हूँ। वो मोबाइल का फ्रंट कैमरा ऑन करके हारून के सामने करती बोली थी, देखो इसमें अपना चेहरा किसी फुटपाथ के भिखारी जैसा लग रहा है या नहीं? बिखरे बाल, मैला कुचैला लिबास, सूजी आंखें और आंखों में रहम की भीख। तुम कहीं से भी वो सफ़ेद पोश इंसान नहीं लग रहा जिसको बोनस में दी जाने वाली तनख्वाह से खुशी हो। पता है वो सफ़ेद पोश क्यों खुश होता है? इसलिए नहीं कि वो मेहनत की कमाई ले रहा है, वो तो उसकी पे है, उसकी मेहनत उसको तनख्वाह की सूरत मिल रही है। बोनस इनाम होता है हारून, इसी तरह मोहब्बत भी इनाम है, भीख नहीं। मर्द बनो हारून, मर्द। तुम तो मर्द बनना ही भूल गए। असल मर्द को अपना वक़ार बहुत अजीज़ होता है। तुम्हारे अंदर का बच्चा मरता ही नहीं है। हाँ ठीक है, आप अपने अंदर के बच्चे को ज़िंदा रखो, लेकिन जब उसकी ज़रूरत हो तब। तुम आज भी 2 साल के बच्चों की तरह रोते हो। तुम्हें आज भी यही लगता है कि अगर तुम रोगे तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट खिलौना ले आएंगे। तुम खुद क्या हो? क्या किया है तुमने ज़िंदगी में? मैं तुम्हें डिग्रेड नहीं कर रही, ना तुम्हें कमतर समझती हूँ, लेकिन तुम खुद को वेस्ट कर रहे हो। क्यों? ताकि मेरे और अपने पेरेंट्स के करीब रह सको। तुम अपनी इज्जत नहीं करते, इसीलिए तुम्हें। वो बोल रही थी और अरुण दम साधे सांस रोक के सुन रहा था। तुम्हें कभी कोई मसला ही नहीं हुआ किसी के आगे झुकने से? तुमने कभी महसूस ही नहीं किया कि तुम खुद को डिग्रेड कर रहे हो, क्योंकि तुमने कभी खुद को कोई मकाम दिया ही नहीं। तुम हारून, तुम फैसला कर लो, तुम्हें भिखारी बनना है या अपना वक़ार कायम रखना है? बावकार बनो हारून, बावकार मर्द। ऐसे ही अच्छे लगते ही बोलते बोलते उसका सांस चढ़ गया था, उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। तुमसे मोहब्बत करती हूँ, बहुत मोहब्बत, लेकिन हर दिन ये बात नहीं बताऊँगी। तुम्हारा बाप तुमसे मोहब्बत करता है, लेकिन वो कारोबार छोड़कर तुम्हारे लिए घर नहीं बैठेगा। तुम्हें अपने दिल से मोहब्बत का हिर्स ख़त्म करना होगा, वरना तुम एक दिन सब खो दोगे। अरुण शलसा उसको देखे जा रहा था। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ बोल सके। उसको लग रहा था उसकी ज़बान मफलूज हो गई है। ये कैसा आईना था जो आज हाले ने उसको दिखाया था? उस आईने में अगर हारून शायद खुद को देखो तो अपनी इज्जत ना करे। क्या वो मोहब्बत पाने के भीख मांगने लग गया था? क्या वो सारी उम्र भीख में मिली मोहब्बत के सहारे जिएगा? क्या वो कभी अपनी इज्जत नहीं कर सकेगा? क्या मोहब्बत इज़्ज़त और वक़ार से ज़्यादा ज़रूरी है? दोनों के दरमियान हौलनाक खामोशी का वक्फा आया था। हाले अब उसके करीब से उठकर खिड़की के पास खड़ी हो गई थी, लेकिन हारून की नज़रें अब भी उसी नुक्ते पे जमी थी। उसको अब भी लग रहा था हाले उसके सामने बैठी है। करीब 10 मिनट के बाद उसको हाले की आवाज़ अपनी समाहतों पे दस्तक देती सुनाई दी। तुम कल मुझसे मिलने आए थे। अब वो खुद को कदर पुरसकून कर चुकी थी, तभी आम से लहजे में पूछा था, काश ये कह दे कि मैं नहीं आया था। हाले ने दिल से दुआ की थी। हाँ आया था, तुम सफ़ीर से बात कर रही थी तो मैं वापस आ गया। उसने सच बोला था। लहजा अब किसी भी किस्म के जज्बात से आ रही था, चेहरा सपाट। हाले फैसला नहीं कर सकी कि उसने कुछ सुना था या नहीं। हाले चुप थी, वो कुछ बोली नहीं थी। कुछ बोलने को था क्या? हारून सफ़ीर ने मुझे प्रपोज़ किया। चलो मुबाद। हाले अपनी तमाम तर हिम्मत मुजतमा करके बोली थी। हारून ने ज़ख्मी नज़रों से उसको देखा था। उफ, ये नज़रें, क्या नहीं था उनमें? दर्द, तकलीफ़, मोहब्बत। मैंने सुन लिया था। उसने हाले पर से नज़रें हटा ली थी। वो अब खिड़की की तरफ देखता बोला था, मैंने उनको हाँ कहा है। हारून को लगा था किसी ने उसका दिल बर्छी से काट दिया हो। दर्द हद से सवा था। मैं ये भी जानता हूँ। वो नहीं जानता था उसने ये लफ्ज़ कैसे अदा किए थे। वो चीखना चाहता था लेकिन ज़बान मफलूज थी। चीज़ें तोड़ना चाहता था लेकिन हाथ बेजान थे। वो यहाँ से उठ के भाग जाना चाहता था लेकिन वो बैठा था, खुद पे ज़ब्त करके, दिल पे जबर करके। तुम्हें कैसे पता? मैं तुम्हारी आंखें पढ़ सकता हूँ हाले। वो अब बेडशीट के डिज़ाइन पे उंगली फेरता बोला था। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा कि मैंने तुम्हें कल क्यों नहीं बताया? उसके लहजे में वसवसे थे। तुम मुझे क्यों बताती? कोई किसी को नहीं बताता कि उसकी दुनिया लुट चुकी है। कोई किसी को नहीं बताता कि उसका सांस लेना अब दोभर होगा। कोई किसी को नहीं बताता कि अब उसका दिल वीरान जंगल रहेगा। कोई किसी को नहीं बताता कि अब वो सारी उम्र एक आधी अधूरी ज़िंदगी जिएगा अपनी मोहब्बत के बगैर। कोई किसी को ये नहीं बताता कि अब उसके जिस्म से रूह निकाली जाएगी। लेकिन वो ये सब सिर्फ सोच ही सका था, और जब बोला तो बस इतना, नहीं मुझे पता था तुम मुझे खुद आकर बताओगी। इतना तो यकीन था मुझे हमारी दोस्ती पे।
हारून, जो दिल में है कह दो, मैं सुन रही हूँ। इस तरह क्यों खुद को तकलीफ़ दे रहे हो? नाराज़ हो तो चिल्लाओ, उदास हो तो मुझसे बात करो, मैं दोस्त हूँ तुम्हारी। उसके लहजे में बेबसी सी थी। एक लम्हे को हारून ने सोचा, लाना डालो वकार पे, मट्टी डालो अपनी इज्जत पे। हाले अगर भीख है तो भीख ही सही, कम अज़ कम मेरे साथ तो होगी। लेकिन बस एक लम्हे को। मैं ठीक हूँ हाले, तुम परेशान मत हो, कोई बात होगी तो ज़रूर बताऊंगा। वो तुम लोगों ने आगे का क्या सोचा है? ये सवाल उसने अपना वकार कायम रखने को पूछा था, लेकिन दिल के टांग के गोया अखड़ से गए थे। सफ़ीर, बात करेंगे चची से और मैं पापा से, फिर देखते हैं क्या होता है। सबसे बड़ा मसला तो ये तुम्हारा प्रपोज़ल है। सुबह मामू ने बात की अम्मी और पापा से। अब इस शोशे से जान छुड़वाओ तो आगे का कुछ सोचेंगे। मसला हारून का रिश्ता मसला है। तुम सफ़ीर से प्यार करती हो? ये सवाल उसकी रगों से खून निचोड़ गया था। उसका गला खुश्क हो गया था। उसने साइड टेबल से पानी का ग्लास उठाना चाहा, जब हाले ने उठ के जग से पानी निकाला और ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया। हारून एक ही सांस में सारा पानी पी गया था। उसका जिस्म कांप रहा था, उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसने अभी तो बस सवाल किया था, जवाब की अजियत तो अभी बाकी थी। प्यार का तो नहीं पता, लेकिन वो जब जब मेरे सामने होता है मेरे दिल को सुकून मिलता है। वो जब बोलता है ना, मेरे कानों को सैराब करता है। हारून ने बेडशीट को ज़ोर से मुट्ठी में भींच लिया था। मैं उसके साथ खुद को महफूज समझती हूँ। मुझे सुनना होगा, मुझे अपना वकार रखना होगा। वो अगर मुझसे रुख फेर ले तो मेरा दिल कटने लगता है। मुझे अब लगता है कि मेरा उसके बगैर गुजारा नहीं है। हारून का दिल चाहता वो उसके मुंह पे हाथ रख दे, लेकिन हाय रे ये वकार। अगर ये मोहब्बत है तो हाँ, मुझे उससे मोहब्बत है। वो आंखों में चमक लिए जज्ब के आलम में बोल रही थी। हारून, शाहिद का दिल टूटा था एतराफ़ सुनकर। और मैं कहाँ हूँ इन सब में? मैं तुमसे भी बहुत मोहब्बत करती हूँ हारून। तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो, तुम बेस्ट फ्रेंड हो मेरे। हम साथ हंसे हैं, साथ रोए हैं, खेले हैं, गिरे साथ हैं, उठे साथ हैं। तुम मेरा कंफर्ट जोन हो। मैं तुम्हें कभी भी तकलीफ़ में नहीं देख सकती सफ़ीर तो सिर्फ मोहब्बत है, तुमसे तो हज़ार ताल्लुक़ है मेरे। वो दिल से बोली थी। उसके लहजे में बस खलूस था। काश वो उसकी मोहब्बत होता, बाकी सब कुछ नहीं। खैर, वो तुम्हारी डाइन चच्ची को मनाना बहुत मुश्किल है। खून चूस लेगी वो, अपना भी और तुम्हारा भी, लेकिन मानेगी नहीं। लिखवा लो। वो अब मुस्कुरा के बोला था। हटो बदतमीज़, सास है वो मेरी। हाले ने उसको धमोका जुड़ा था। हाँ, डाइन सास। स्टार प्लस तो अब सुल्तान मंजिल में लगा करेगा। लोग दूर दूर से आएंगे ये देखने कि आज सालन में नमक ज़्यादा होने पे फटा हुआ है या फिर चच्ची का नया सूट जलने पे। हाले को सफ़ीर ने 2 हाथ लगाए। वो मुस्कुराहट दबाए हाले के मुस्तकबिल का खौफनाक नक्शा खींच रहा था। अल्लाह अल्लाह, तो हारून तुम्हारे मुंह में खाक, बल्कि पूरे थर के सहरा की रेत हो। काली ज़बान वाले, मुंह बंद रखो अपना। वो बस गुस्से की तेज़ हैं, बाकी वो बहुत स्वीट हैं। और सफ़ीर मुझ पे हाथ उठाना तो दूर, ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं कर सकते। उसके लहजे में मान था। सफ़ीर का नाम उसके मुंह से सुन के हारून का दिल किरची किरची हो रहा था। चलो देखेंगे हाले बेगम। खैर तुम आराम करो, मैं घर जा रही हूँ, लेट हूँ काफ़ी। वो जाने को उठ खड़ी हुई थी। थोड़ी देर रुक जाओ। उसकी ग्रे आंखों में काश सी थी। मैं कल सुबह आऊँगी सफ़ीर के साथ। वो अपने हाथ की बंद मुट्ठी उसकी मुट्ठी से टकराती हुई बोली थी। उफ, ये सफ़ीर। हारून ने कर्ब से आंखें मींच ली थी। हाले दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी। इससे पहले वो बाहर निकलती, हारून की आवाज़ ने उसको रोक लिया था। जो कुछ तुमने थोड़ी देर पहले कहा वो इसलिए था ना कि क्योंकि मुकाबिल तुम हो। उसके लहजे में तंज सा था। हाले चंद लम्हे खामोश रही थी और फिर मुड़े बगैर बोली थी। नहीं, वो सब इसलिए कहा क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। मुकाबिल कोई भी होता मैं यही कहती। मैं तुम्हें तुम्हारा वकार और इज़्ज़त अजीज़ रखने का कहती। वो मुड़ी नहीं थी, कह के चली गई थी और अपने पीछे हारून शाहिद को पत्थर का बुत बना गई थी। मम्मी किधर हैं आप? मम्मी यार किधर हैं आप? सफ़ीर अपनी अलमारी में मुंह दिए मम्मी को आवाज़ें दिए जा रहा था जब महर वहाँ से गुजरी। सफ़ीर की आवाज़ कम, चीखे ज़्यादा सुनकर महर उसके कमरे में चली गई थी। कोई चीज़ चाहिए आपको? मुझे बता दें, उसने ऑफ़र की थी। यार मेरी एक शर्ट थी, लास्ट टाइम जब मैं आया था तब यहीं रखी थी, अब मिल के ही नहीं दे रही। मम्मी को भी कब से आवाज़ें दे रहा हूँ, पता नहीं कहाँ रह गई हैं। वो सब झुंझलाया हुआ था। अमानी जान अपनी किसी दोस्त के साथ लंच करने गई हैं। मुझे बता दे किस कलर की शर्ट थी, मैं देख देती हूँ। वो अलमारी के करीब आके खड़ी हो गई थी। यार, सफ़ीर को हर बात पे यार कहने की बहुत आदत थी। लाइट पर्पल कलर की थी, मैंने एक दफ़ा भी नहीं पहनी। बल्कि वेट, मेरे पास पिक भी है, ऑनलाइन ऑर्डर की थी फरहान ने, सब फ्रेंड्स के लिए मिल जाएगी। और क्या बच्चों वाले शौक़ हैं फरहान के भी, हमेशा मैचिंग शर्ट ही पहननी है। सफ़ीर तब तक तस्वीर ढूंढ चुका था। अब उसने मोबाइल महर के आगे किया था। ये देखो ये है। महर ने आंखें सुकेड़ के चंद सेकंड उस तस्वीर को देखा था और फिर वो हंसती ही चली गई, मुँह पे हाथ रख कर ज़ोर ज़ोर से। वो बस हंसे जा रही थी। उसकी आंखों में पानी भर गया था, लेकिन वो हंसे जा रही थी। क्या कोई दौरा पड़ गया है तुम्हें जो ऐसे हंस रही हो? सफ़ीर दांत पीस के बोला था।
यार बंद करो हंसना महर, अब बस, कब चुप होकर जाओ, वो कुफ़त से बोला था। ओके ओके, आई एम सॉरी, वो अपनी आंखों से पानी साफ करती बोली थी। ये शर्ट हाले ने बख्श, वो घर की कुल वक्ती मुलाजमा जीनत का बेटा था जिसकी पढ़ाई का जिम्मा हाले ने ले रखा था, को दे दी थी उसको फेयरवेल पार्टी पे पहनने के लिए। उफ सफ़ीर, मेरे पेट में दर्द हो गया हंस हंस के। वो पेट पे हाथ रख के सोफे पे बैठ गई थी। क्या मतलब है बख्श को दे दी, लेकिन क्यों? वो अब उलझा हुआ था। लास्ट वीक उसने आपको कॉल करके पूछा था ना कि आपकी कोई शर्ट है जिसको आप इस्तेमाल ना करते हो। आपने उसको कहा था लेवेंडर कलर की शर्ट ले ले। आपके वार्डरोब से तो उसने ले ली। महर अब भी हंस रही थी। मैंने लेवेंडर कलर कहा था, ये लाइट पर्पल है, वो सदमे से बोला था। जैसे आपको नहीं पता हाले को कलर्स की कितनी पहचान है। ये 75,000 की शर्ट अब बख्श पहन के घूमेगा। वो अब भी शौक में था। मुझे नहीं पता था कि हाले कलर ब्लाइंड है। खैर तुम कोई शर्ट और निकाल लोगी प्लीज़? जी मैं निकाल लेती हूँ, आप फ्रेश हो जाएं। तुम बहुत अच्छी हो महर, सच में। वैसे ये हाले है कहाँ? वो हारून से मिलने गई है, आती ही होगी, कॉल की थी मैंने थोड़ी देर पहले। अच्छा ठीक है, मम्मी को बता देना मेरा एक बिजनेस डिनर है, रात को देर से आऊँगा मैं। ओके कह दूँगी। महर अपनी मखसूस मुस्कुराहट से उसको जाता देखती रही। रात के 8 बज चुके थे। हाले अपने कमरे में बैठी नोट्स बना रही थी। उसने सर शॉर्ट शर्ट के साथ वाइट ट्राउज़र पहन रखा था। पास बैठी महरमा किसी किताब के मुताले में गर्क थी। हसन सोफे पे आड़ा तिरछा लेटा था। यूसुफ सामने रात के खाने पे भी हाले को बुलाना चाहा, लेकिन वो शाइस्तगी से इनकार करके अपने कमरे में चली आई थी। हेलो अंडे की जर्दी, हसन की तपा देने वाली आवाज़ सुन के वो बुरी तरह झुंझलाई थी। क्या है हसन गुलाम, क्यों चैन से नहीं बैठे दे रहे? कहीं तुम चाहते क्या हो? आखिर मैं बाबा के पास जाऊंगी, अब शिकायत लेकर पढ़ने नहीं दे देगा यहाँ कोई। वो आधे घंटे से यही हाले को तपा रहा था। मैं तो बस ये पूछ रहा हूँ हारून भाई कैसे हैं अब? पिछले आधे घंटे से तुम यही तो पूछ रहे हो, और अब अगर मेरे इस कीमती जोड़े की वजह से तुमने मुझे अंडे की जर्दी बुलाया तो उस पर कटी का नंबर बाबा को दे आऊँगी। वो बाकायदा उंगली उठा के उसको वार्न करती बोली थी। अच्छा ठीक है, नहीं कहता कुछ, बस तुम मुझे 10,000 दे दो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। वो जैसे एहसान करने वाले अंदाज में कह रहा था। महरमा को जैसे उन दोनों से गर्ज ही नहीं थी। वो संजीदगी से अपने काम में मगन थी। मुझे लगता है तुम्हारा ना दिमाग ख़राब हो गया है। कोई वजनी पत्थर तो नहीं गिरा सर पे? शक्ल तुम्हारी 10 रुपए वाली नहीं है और यहाँ तुम मुझसे 10,000 लोगे? क्या मेरे माथे पे पागल लिखा है जो अब तुम्हें पैसे दूंगी? पिछली बार तुम्हारी मदद की थी, उसका जुर्माना अब तक भुगत रही हूँ। निकलो यहाँ से। शाबाश, वो उसकी उंगली से बाहर निकलने का इशारा करती बोली थी। लेकिन हसन पे कोई खातिर ख्वाह असर नहीं हुआ था। ठीक है, जैसा तुम चाहो। मैं फिर अम्मा के व्हाट्सएप पे उनको मदद बाजी की मेहंदी की पिक्स भेजने लगा जिसमें आपने वो पिंक दुपट्टा पहन रखा है जो कि अम्मा ने आपके जहेज़ के लिए रखा था। क्या कहती हैं प्यारी आपा? वो दिल जलाने वाली मुस्कुराहट के साथ बोला था। तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो? हाले को यकीन नहीं आया था। उफ, तुम दोनों बाहर दफ़ा हो जाओ, पढ़ने दो मुझे। महर ने किताब से नज़रें उठाए बगैर उन दोनों को डपटा था, लेकिन वो दोनों भी सदा के ढीठ थे, कोई असर लिया ही नहीं। नहीं, कोशिश नहीं कर रहा, मैं तुम्हें धमका रहा हूँ। वो एक एक लफ्ज़ पे जोर देते हुए बोला था। आप ही आप देख रही हैं इस झींगे को, ये मुझे धमकी दे रहा है। मैं इसको आज जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आप इसको निकाल दे बाहर, वरना आज से आपका एक ही भाई होगा, सफ़ीर सुल्तान। बस भको मत हाले, सोच समझ कर बोला करो। जो मुँह में आता है बस बोल देती हो। दफ़ा हो जाओ दोनों यहाँ से, दोबारा नज़र ना आना मुझे। महरमा किताब को फेंक के चीखते हुए बोली थी। हाले तो हैरान नज़रों से बस उसको देख के रह गई थी। उसको लगा था उसकी बहन ने हसन के मरने की बात पे इतना रिएक्ट किया। वो नहीं जानती थी कि उसने खुद के मारे जाने पे ऐसा रिएक्ट किया है। आप ही, आई एम सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था, आप ओवर रिएक्ट कर रही हैं। वो अपनी हैरानी छुपाती मुश्किल बोली थी। हाले मैं कहती हूँ दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो फिर चिल्लाई थी। हसन हाले के बाजू को पकड़कर तकरीबन घसीटता हुआ वहाँ से ले गया था और अपने कमरे में ले जाके उसको अपने बेड पर बिठा दिया था। खुद वो उसके साथ बैठ गया था। हाले अब भी बेयकीन थी। क्या ये महरमा थी? कालम पुरसकून, हम वक्त मुस्कुराने वाली, बड़ी से बड़ी बात को भी पुरसकून अंदाज में डील करने वाली। वो तो आज तक हाले पे चिल्लाई नहीं थी, और आज ऐसा भी क्या हो गया है? आज आप ही को गुस्सा आ गया होगा। हाले तुम टेंस मत हो, वो ठीक हो जाएंगे सुबह तक। फ़िलहाल तुम उनके पास मत जाना, खामखा बात बढ़ेगी। रिलैक्स रहो तुम। पानी लाऊं तुम्हारे लिए? वो थोड़ी देर पहले वाले हसन से बिल्कुल मुख्तलिफ लग रहा था। उसकी आंखों में अपनी बहन के लिए फ़िक्र थी। मैं ठीक हूँ, तुम जाओ, बच्चों को देखो। उसकी रंगत मुतगैर हो गई थी। उसको बहुत बड़ा शौक़ लगा था। मैं कहीं नहीं जाऊँगा, यही हूँ मैं अम्मा को बुला के लाऊँ? उसको अपनी उम्र के मुताबिक यही हल सूझा था। छोड़ो, वो अभी सोई हैं, उनको डिस्टर्ब मत करो। वो तो फ़िलहाल
मेरे को अकेला छोड़, मेरा हाथ पिया वेंदा है। तुम जाओ, फ़िलहाल मुझे अकेला छोड़ दो, मेरा दिल बैठा जा रहा है। मैं नहीं जाऊंगा कहीं भी, इधर ही हूँ तुम्हारे पास, वो ज़िद्दी लहजे में बोला था और फिर आराम से हाले का सर अपने कंधे से लगाया था। हाले को उसके कंधे मजबूत लगे थे। वो उसका भाई था, उसका माँ जाया। मेरी बहनड़, मेरी बहन तू मेरा सा है, मेरी बहन तू मेरा सांस हो, वो मोहब्बत से बोला था। हसन के कमरे से ज़रा दूर, अगर महर के कमरे में जाएं तो वो सर हाथों में दिए नीचे फर्श पे बैठी थी। उसके चेहरे पे मलाल था, पूरी आंखों में तासुब था। वो कैसे अपने बहन भाइयों से ऐसे बात कर सकती है। रात का सारा गुबार उसने हाले पे निकाल दिया था। पछतावा शदीद था, लेकिन हाले कैसे सफ़ीर को उसका भाई बोल सकती है? क्या वो बस इतनी सी बात पे अपनी बहन को डांट सकती है? वो अपनी सोचों में गर्क थी। जब उसको सफ़ीर की कॉल मौसूल हुई थी, उसने बेदिली से कॉल अटेंड की थी, जबकि दूसरी तरफ वो हशाश बशाश सा था। क्या कर रही हो कज़न? कुछ नहीं, बस बैठी हूँ, वो लहजे को नॉर्मल रखती बोली थी। तो फिर क्या ख्याल है, खाना खाया जाए साथ? मैं खा चुकी, वो अब भी बेदिल थी। कॉफ़ी के बारे में क्या ख्याल है? उसने हार नहीं मानी थी। जैसा आप चाहें, वो थके थके से अंदाज में बोली थी। सफ़ीर की बात वो नहीं टाल सकती थी, उसको अंदाज़ा हो गया था। तो बुलाओ अपनी बहन को भी और आ जाओ बाहर, मैं गेट पे खड़ा हूँ, जल्दी आना। वो लाइन डिस्कनेक्ट कर चुका था। महरमा थके थके कदमों से हसन के कमरे की जानिब बढ़ गई थी। सुल्तान मंजिल को यूं ही छोड़कर अगर शाहिद वला में कदम रखो तो हारून शाहिद का कमरा वैसा ही बोझलता। बेटा हारून, क्या बात हुई तुम दोनों की? नवाज हारून के सरहाने बैठी उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए पूछ रही थी। शाहिद साहब भी उसके पास ही बेड पे बैठे फिक्रमंदी से अपनी इकलौती औलाद को देख रहे थे। उसकी सुरमई आंखें अब भी सुर्ख और सूजी हुई थी। हारून ने ये आंखों का रंग अपने बाप से चुराया था। पप्पू आपको कॉल करके मना कर देंगे, आप खामोशी से इनकार सुन लीजिएगा, वो बज़ाहिर नॉर्मल सा बोला था, लेकिन उसकी आंखों की अजियत उसके बाप ने देख ली थी। अरे ऐसे कैसे इनकार करेंगे, हमने रिश्ता मांगा हुआ है, कोई आज की बात नहीं है, ये 2 साल पहले से बात कर चुके हैं हम। और तुम कल तक तो उसके इश्क में दीवाने हुए जा रहे थे, आज ऐसा भी क्या हो गया? क्या कह के गई है वो? सच सच बताओ। नवाल को गुस्से से बोली थी। पापा प्लीज़ इनसे कहिए बस कर दे, मुझे तकलीफ़ हो रही है, उसने जैसे अपने बाप से इल्तिजा की थी। वो उठ के उसके पास आकर बैठ गए थे। हारून भी उठ के बैठ गया था। पापा आपको याद है जब मैं छोटा था तो आप मुझे वक्त नहीं देते थे। मैं शुरू से ही शिद्दत पसंद हूँ, ये तो सब जानते हैं। मैं जब जब रोता था या तोड़ तोड़ फोड़ करता था तब आप मेरे पास आ जाते थे। मम्मा मेरे ख्याल रखती थी। मुझे लगा आपकी तवज्जो पाने का यही तरीका, और मैं हर दूसरे दिन यही सब करने लगा। आप भी मुझे वक्त और प्यार देने लगे और मम्मा ने भी अपनी एक्टिविटीज़ कम कर ली। मैं खुश हो गया, सब अच्छा जा रहा था, लेकिन फिर वो रुका। फिर कहना शुरू किया आप हैदराबाद चले गए, मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने वहीं सब शुरू कर दिया। तब पप्पू ने मुझे समझाया कि बेटा पापा को तंग ना करो, उनका काम ही ऐसा है, मेरी वजह से आपका हर्ज भी होता है, ये भी बताया उन्होंने। और कहा बड़ों की बात माना करो और सब्र किया करो। मैंने बड़े गौर से सुनी उनकी बात और पूरा 1 हफ्ता सब्र से आपका इंतज़ार किया। बड़ों की बात मानने को कहा गया था, मम्मा की हर बात मानी मैंने। मानी थी ना मम्मा? वो रुक के अपनी माँ की तरफ गर्दन मोड़े मासूमियत से पूछ रहा था। हाँ मेरी जान, तुमने मानी थी, मेरी हर बात मानी, वो नम आंखों से भीगे लहजे में बोली थी। और फिर आप वापस आ गए, मैं बहुत खुश हुआ। आप हमें घुमाने ले गए और तब मुझे वो साइकिल पसंद आई। वो इस्तज़ाया सा हंसा था। आपने बोला मैं ले दूंगा और मैंने मान ली आपकी बात। मैंने किया सब्र, पप्पो की बात मान ली, लेकिन आप नहीं दिला सके। तब मुझे पप्पो और आपकी सब बातें झूठी लगने लगी। मुझे लगा अगर मैं आइंदा भी चुप रहा तो इस साइकिल की तरह सब कुछ मुझसे दूर हो जाएगा। मेरे सारे प्यारे आप, हाले मम्मा सब दूर हो जाएंगे मुझसे। काश आप उस दिन मेरी बात मान लेते तो मेरी सारी ज़िंदगी बेकार ही नहीं बना रहता। मैं भी अपनी इज्जत करता पापा, मैं खुद को मकाम देता, लेकिन आज मैंने अपना भरम रख लिया है। मम्मा मैं भिखारी नहीं बन सका, मैंने वकार रख लिया, मोहब्बत को जाने दिया। मोहब्बत वैसे भी जा चुकी थी, मैं कैद नहीं कर सकता था, कैसे करता कैद? मोहब्बत तो जज्बा, इंसान तो नहीं, कोई परिंदा तो नहीं, इसलिए जाने दिया। उसका जाना मेरे दिल को मार गया है, लेकिन मैं भीख नहीं मांगूंगा। हारून शाहिद भिखारी नहीं बनेगा मम्मा, हारून शाहिद अपनी इज्जत करेगा, वकार को मोहब्बत पे फौकियत देगा। वो जब से सुर्ख आंखें लिए कह रहा था। नवाल उसको नहीं देख पा रही थी, इसलिए रोती हुई कमरे से बाहर चली गई थी। पापा कैन आई हग यू, आई एम इन पेन, वो जिस तरह से कह रहा था शाहिद हुसैन ने उसको खींच के अपने सीने से लगा लिया था। मेरा बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमने अच्छा किया, उसको जाने दिया। अब तुम मुझसे नज़रें मिला के बात कर सकते हो, अब तुम बावकार बन सकते हो, तुम भिखारी नहीं हो, तुम बावकार हो मेरा बच्चा। पापा मेरा दिल दुख रहा है, बहुत तकलीफ़ हो रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे, मैं क्या करूं? वो रो रहा था बच्चों की तरह फूट फूट के। मैं उसके आगे झुकूंगा नहीं, मैं भीख भी नहीं लूँगा मोहब्बत की। मैं अपना वकार भी रखूँगा, लेकिन मेरा दिल ये टूट गया है, मैं इसका क्या करूं? मैं जब जब उसके मुँह से सफ़ीर का नाम सुनता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने कोड़ा मारा हो। बहुत दर्द होता है, बहुत ज़्यादा।
वो कहीं से भी 24 साल लड़का नहीं लग रहा था। वो एक 2 साल के बच्चे की तरह रोते हुए अपने बाप को जैसे कोई शिकायत कर रहा था। पापा, अल्लाह मुझे सब्र देगा ना? उसने अपने बाप से अलग होते हुए पूछा था। बहुत ज़्यादा, बहुत सब्र देगा वो तुम्हें। तुम सो जाओ हारून, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। वो उसको लिटाते हुए बोले थे। उनका बेटा असाब का कमज़ोर था। बचपन से वो ज़रा ज़रा सी बातों को दिल से लगा लेता था और कहीं कहीं दिन या तो इस बात से उदास रहता या फिर गुस्सा करके या चीज़ें तोड़ के अपनी नाराज़गी जाहिर करता। आज अपने बेटे को इस हालत में देख के उनको लगा था कि हारून तो कभी बड़ा हुआ ही नहीं। वो तो अंदर से वही डरा सहमा सा बच्चा है, जैसा कि अपने जुड़वा भाई की मौत के बाद था, बिल्कुल वैसा। आज उनको ये 24 साला हारून एक बार फिर वही 10 साला हारून लगा था, जिसने अपनी एक गलती की वजह से अपने भाई को खो दिया था। वो तब भी उतना ही डरा और सहमा हुआ था जैसा कि आज। काश हारून शाहिद से वो गलती ना हुई होती। हाले, बाहर आ जाओ, सफ़ीर इंतज़ार कर रहे हैं हमारा। महरमा कमरे के दरवाजे से झांकते मतवाज़न लहजे में बोली थी। उसके एक हाथ में मैरून कलर की शॉल थी। लहजा ऐसा था जैसे अभी थोड़ी देर कबल उनके दरमियान कुछ हुआ ही नहीं था। हसन दोनों को बारी बारी देख रहा था, जबकि हाले चल हमें उसकी आंखों में देखती रही और जब बोली तो उसकी आवाज़ सर्दी थी। मैं नहीं जाऊँगी, आपने जाना है तो जाइए। मैंने कोई ऐसी भी बात नहीं की थी जो आप ही को इतना गुस्सा आ जाए। तुम चाहती हो मैं माफ़ी मांगूँ? वो बाजू सीने लपेटे सुकून से बोली थी। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं नहीं जाऊंगी, मतलब नहीं जाऊंगी। उसी वक्त हसन चुपके से उठ के अलमारी से अपनी शर्ट निकाल के बाथरूम में घुस गया था। महर अपने उसी पुरसुकून अंदाज में कदम कदम चलती उसके करीब बेड पे बैठ गई थी। हाले ने रुख मोड़ लिया था। आई एम सॉरी एंड आई मीन इट। उसके लहजे में माजरत थी। उसने नरमी से हाले का बाजू पकड़ के उसको खड़ा किया था। हाथ में पकड़ी शॉल उसके कंधों पे फैलाई थी। हाले गोया बुत बन चुकी थी। तभी हसन बाथरूम के दरवाजे से नमूदार हुआ था। उसने अब दूसरी शर्ट पहन रखी थी। बाल सलीके से बने हुए थे। मैं तो तैयार हूँ, चलें? दोनों ने घूर के उसको देखा था। क्या मतलब? मेलो ड्रामा ख़त्म नहीं हुआ अभी तक? उसके लहजे में हैरत थी। कड़वे करेले, तुम किस खुशी में तैयार होके आए हो? तुम्हारा वलीमा है जो ये आतिशी गुलाबी शर्ट पहन के घूमने निकले हो? हाले कमर पे हाथ रखे दांत कचकचाते हुए बोली थी। लेकिन ये तो पिंक है। नहीं, ये तो पीच कलर का शेड है। हाँ, लाड साहब से गलतियाँ निकलवा लो। अच्छा बस बस, चलो अब सफ़ीर जम गया होगा बाहर, महर ने बीच बचाव करवाते हुए कहा था और आगे बढ़ के हाले का हाथ थाम लिया था। वो अपनी बहन का बढ़ा हुआ हाथ नहीं झटक सकती थी, ये तय था। और जब वो माफ़ कर देती थी तो बस कर देती थी। दिल में बुग़्ज़ और अनाथ को जगह देने वालों में से नहीं थी। वो उसका मानना था, किसी को माफ़ करो तो दिल से और उतने खुलूस से करो कि जब उसको माफ़ कर दो तो दिल में कोई मैल ना बचे, और अगर बचता है तो उसको माफ़ करने की अदाकारी भी ना करो। थोड़ी देर बाद वो सुल्तान मंजिल से बाहर आ गए थे। महर ने घर में पहले ही बता दिया था। जब वो बाहर निकल के उन्होंने सफ़ीर को कार के बोनट पे बैठे देखा। वो मोबाइल पे कुछ देख रहा था। उनको देख के नीचे उतर आया था। उसने ब्लैक टी शर्ट के साथ ब्लैक की पैंट पहन रखी थी। वो सादा से हुलिये में भी हाले के दिल को धड़का गया था। वो तीनों भी गाड़ी के पास आ गए थे। महर फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोल के अंदर बैठ गई थी। हसन और हाले पिछली सीट पे चले गए थे। जब भी सफ़ीर के साथ उन्होंने कहीं जाना होता था, महर आगे ही बैठती थी। एक सहकाक सा था उसके अंदाज में, जैसे ये जगह उसकी ही है। वो कभी मिराज, शम्स, हत्ता कि यूसुफ सुल्तान के सामने भी आगे बैठने से नहीं हिचकिचाई थी। आज भी वो उसी हक के साथ सफ़ीर के साथ वाली सीट पर बैठ चुकी थी। बहुत बहुत मेहरबानी आप दोनों की, जो बाहर निकलने की जहमत की। बंदा नाचीज़ को अपनी आमद का शर बख्शने का शुक्रिया, जले कटे लहजे में बोला था। मैं तो कब का तैयार था भाई, ये इन दोनों ने ही देर लगाई है। अपने मेकअप के चक्कर में लिखवा लें आप, 2-2 किलो मेकअप तो ज़रूर थोपा होगा। क्यों भाई, क्या कह रहा है ये? सफ़ीर ने मुस्कुराहट जब्त करते हुए पूछा था। बच्चे हमारे लिए बना है तो हमने ही लगाना है ना। तुम्हें चाहिए था तो बता देते। तुम्हारे भी गालों और होंठों पे टेंट लगाती और आंखों पे लाइनर क्यों लगाना है? महर ने भिगो के मारी थी। हाले के लबों पे शैतानी मुस्कुराहट आई थी। उसने सर सीट की पुष्ट पे टिका दिया था, जैसे कलेजे तक ठंड उतरती महसूस की हो। जबकि हसन तो तिलमिलाता रह गया था, लेकिन कुछ बोल भी नहीं सकता था। हाले की बात अलग थी, लेकिन वो महर के साथ अदब के दायरे में ही रहता था। देखो महर, ये बहुत ही पर्सनल अटैक था मेरे छोटे भाई पे। कुछ तो ख्याल किया करो यार। उसको देखो गौर से और बताओ भला, वो जितना मर्जी मेकअप कर ले, शक्ल तो वही रहेगी ना, छीले हुए आलू जैसी। सफ़ीर भी कहाँ बाज रहा था, और बस हाले के अंदर की बड़ी बहन जाग चुकी थी। खैर अब ऐसी भी कोई बात नहीं, इतना हैंडसम है मेरा भाई, इसको क्या ज़रूरत मेकअप की। और छीला हुआ आलू बस मैं ही कह सकती हूँ और कोई नहीं। हाले ने गोया ऐलान किया था।
हसन की आंखें चमक उठी थी। अम्मा सही कहती थी, हाले हसन की दूसरी माँ है। वो बिल्कुल देसी माँओं की तरह हर वक्त हसन के खाने पीने सेहत का ख्याल रखती, लेकिन उसको जलील करना भी अपना फ़र्ज समझती। लेकिन जो ही कोई भी उसके सामने या उसके पीठ पीछे हसन के बारे में कुछ कहता, वो उसका दफा करने पहुँच जाती। अच्छा बाबा, नहीं कहते कुछ आपके भाई को? ये बताइए क्या खाएंगे आप सब? सफ़ीर को हाले की ये आदत बहुत पसंद थी कि वो आम लड़कियों की तरह हर बात पे हाँ में हाँ नहीं मिलाती थी, बल्कि अपने मौक़िफ़ पेश करके अगले को लाजवाब करती थी। आइसक्रीम खा लेते हैं, महर की तरफ से जवाब आया था। जो भी आप सब खाना चाहें बता दें, ट्रीट मेरी तरफ से है। अगर ये ट्रीट आपके वापस आने की खुशी में है तो आप हमें टरखाने की कोशिश मत करें, हाले बोली थी। अरे नहीं, वो ट्रीट कर्ज रही मुझ पे। ये तो बस वैसे ही तुम सबके साथ वक्त गुजारने के लिए। वो ये नहीं कह सका कि बस तुम्हारे साथ वक्त गुजारने के लिए। चले फिर पिज़्ज़ा खिला दे और ब्रोस्ट। हसन ने अपनी पसंद बताई थी। नहीं, मुझे तो स्प्रिंग रोल्स और फ्राइड चिकन खाना है, हाले ने भी फरमाइश की थी। और महर तुम? जो आप खिला दे, महर ने कंधे उचकाए थे। तुम खुद बताओ ना, जाहिर है कुछ तो फेवरेट होगा तुम्हारा भी। देखो हसन और हाले ने भी अपनी पसंद बताई है, अपनी राय देना सीखो लड़की। सफ़ीर नॉर्मल सा बोला था, जबकि महरमा के चेहरे पे साया सा लहराया था। चच्ची ने तो कहा था सफ़ीर को वो लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं हैं, जो हर बात पे अपनी राय देती रहे। बच्चों के लिए बीफ बर्गर ले आइए, हसन ने उसकी मुश्किल आसान कर दी थी। हाँ ठीक है, यही ले आइए, वो बुझे दिल के साथ बोली थी। थोड़ी ही देर में वो चारों शहर के एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में बैठे खाना खा रहे थे। उन तीनों को लाख मना करने के बावजूद सफ़ीर उनको यहाँ ले आया था। कराची का ऐसा कोई रेस्टोरेंट शायद ही हो जहाँ हाले और हारून ने खाना ना खाया। कोई ढाबा, कोई कैफ़े ऐसा नहीं था जिसका हाले को पता ना हो। घर का खाना तो वो शाज़ो नाजिर ही खाती थी। वो अपनी सारी पॉकेट मनी, सारी सेविंग्स या तो खाने पर उड़ाती या डायमंड्स पे खाना, और डायमंड्स और उसकी कमज़ोरी थे। वो अच्छा खाना खाने के लिए घंटों का सफ़र करना भी बर्दाश्त कर लेती थी। सफ़ीर को भी जब कोई बिज़नेस डिनर अरेंज करना होता या किसी दोस्त को खाना खिलाना होता, वो हाले से ही रब्ता करता और आज तक कभी मायूस नहीं हुआ था। जबकि महर इन सब चीज़ों से बहुत दूर थी। उसे घर का खाना और घर में रहना ही पसंद था। रहा सफ़ीर तो उसको खाना खाने से ज़्यादा खिलाना पसंद था। वो जब भी इस्लामाबाद से वापस आता हाले लाजमी ट्रीट लेती और यही हारून और उसका झगड़ा हो जाता। वो हमेशा ही कहता, हाले तुम्हें 4 घंटे की ड्राइव पे भी कहीं खाना खाना हो तो मुझे बताओ यार, हम दोनों जाएंगे, मैं लेके जाऊंगा। तुम उस सफ़ीर को क्यों बोलती हो? मैं मर गया हूँ क्या? मुझे कहो, मैं तो तुम्हें कभी मना नहीं करता, फिर क्यों करती हो ऐसा? तुम्हारे पास अगर इतने ही पैसे हैं तो जाके किसी यतीम खाने को दान कर दो। मुझे नहीं ज़रूरत तुम्हारी मेहरबानियों की। चच्चा ज़ाद है मेरा, लूँगी ट्रीट। काश तुम उस चच्चा ज़ाद के आगे भाई लगाना भी शुरू कर दो तो मेरे दिल को करार आ जाए। उस रेस्टोरेंट में भी वो हारून के साथ आ चुकी थी और यहाँ का खाना उसको ज़्यादा पसंद नहीं आया था, लेकिन सफ़ीर को यह जगह पसंद थी, सो वो खुद पे जबर करके बैठी थी। उसे हारून शिद्दत से याद आ रहा था। आज पहली बार थी जब वो लोग उसके बगैर आए थे। हर दफ़ा वो साथ आता था, सफ़ीर से लाख इख्तलाफात सही, लेकिन हारून उसको अकेले तो मर के भी नहीं जाने दे। हालांकि हसन और महर भी हमेशा साथ ही आते थे, लेकिन हारून के लिए वो फिर भी अकेली ही थी। आप नहीं खा रही तो मैं खा लेता हूँ। ये भी हसन का नदीदापन उसको हाल में खींच लाया था। हाँ बेटा, पेट की प्यास ने तुम्हें आप बोलना भी सिखा ही दिया। तुम्हें तो मैं सही खिलाती हूँ, ज़रा हाथ तो लगाओ ना मेरी प्लेट को। आया बड़ा, खुद भी तो नहीं खा रही। अरुण भाई के ख्यालों में गुम है और पेट की प्यास नहीं भूख होती है, वो मुँह बनाकर बोला था। उन दोनों की लड़ाई का एंजॉय करता सफ़ीर हसन की बात पे ठटका था, जबकि महर खामोशी से अपनी प्लेट में चम्मच चला रही थी, जैसे उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी चीज़ से। क्या मतलब, हारून को क्यों याद करेगी ये इस वक्त? वो पूछ ही बैठा था। हर दफ़ा ये हारून भाई के साथ आती है ना, इसलिए हसन ने जवाब दिया था। हारून ने सफ़ीर का मूड ख़राब होते देख लिया था। हसन ने, हाले ने, जाहिर है वो हर जगह हमारे साथ नहीं आ सकता, हम कज़न्स हैं, घर में रहते हैं, अब क्या कहीं भी जाएंगे तो उसको भी साथ लाना होगा। वो भी मेरा कज़न है, घर का फ़र्द भी और मेरा बेस्ट फ्रेंड भी। आप उसको बेशक साथ ना लाएं, लेकिन मैं जहाँ भी जाऊँगी उसको याद करूँगी। आप क्या अब मेरे जहन पे भी पहरे बिठाएंगे? वो इस अंदाज में बोली थी कि महर ने सर उठा के उसको देखा था। हाले सफ़ीर का ये मतलब नहीं था, तुम गलत समझी हो, वो बस ऐसे ही बात कर रहे थे। नहीं महर, इसको मत टोको, ये वाकई सही कह रही है, मेरी भी गलती है, हारून को पूछ लेना चाहिए था मुझे। ऊपर से वो बीमार भी है, सुबह तुम्हें यूं नहीं छोड़ने जाऊँगा तो उससे भी मिल लेंगे, ओके? वो सेकंड्स के अंदर खुद पे कंट्रोल कर चुका था। सुबह देखेंगे, वो लापरवाही से बोली थी। हसन और महर तो बस उसको देख के रह गए थे। सफ़ीर भी खामोश हो चुका था। थोड़ी देर बाद वो लोग खाना खा चुके थे, सो घर की तरफ रवाना हो गए थे। सफ़ीर ने दोबारा हाले से कोई बात नहीं की थी। घर तक का सफ़र खामोशी से गुजरा था। घर पहुंचकर सब अपने अपने कमरों की तरफ बढ़ गए थे।
रात के 12 बज चुके थे जब हाले किचन में अपने लिए कॉफ़ी बना रही थी। वो कॉफ़ी बनाकर जैसे ही किचन से बाहर निकली थी कि उसको सामने फरवा खड़ी दिखाई दी। ये शाही सवारी इस वक्त किधर से आ रही है? वो अपनी ज़बान पे कंट्रोल नहीं रख पाई थी। वैसे तो इस वक्त मेरा कोई मूड नहीं किसी जवाबी हमले का, लेकिन मेरे मुंह लगे बिना आपको भला नींद कहाँ आएगी? तो मैं आपको बता ही देती हूँ कि ये शाही सवारी आपके वली अहद शहज़ादा सफ़ीर के साथ खाना खाने गई थी और थोड़ी देर पहले ही लौटी है। उसकी आंखों में कल वही सी चमक थी, उसके लहजे का मान, हाँ यही मान उस वक्त फरवा को ठटका था। बात सुनो लड़की, सफ़ीर भाई बोला करो। तुमसे 9 साल बड़ा है वो, अब कोई बच्ची नहीं हो तुम जो उसको नाम से पुकारती हो। अच्छा तो ये बात है, फिर तो मैं आपको बताती चलूँ कि ना ही मेरा दीन और ना मेरे मुल्क का कानून उनको मेरा भाई बनाता। और रही आप तो सारा घर जानता है हाले सुल्तान आपकी कितनी सुनती है। वो उनको तपाते हुए बोली थी, ये 3-4 साल पहले तक तो तुम्हें दीन और कानून भूला हुआ था, अब अचानक कैसे याद आ गया? तब तो तुम उसको भाई बुलाती थी। तब मैं बच्ची थी, मासूम सी, कम उम्र सी, नन्ही कली। अब ये काम करने लगा है। वो उंगली से अपनी पेशानी पे दस्तक देती कह रही थी, उसने मुझे गौर व फिक्र करना सिखाया और जब मैंने तहकीक की तो मुझे इल्म हुआ। वो 2 कदम आगे आके उनके कान के पास झुकी थी कि सफ़ीर मेरा भाई नहीं है। वो एक एक लफ्ज़ पे ज़ोर देती बोली थी और उनके करीब से गुजरती ऊपर की तरफ चली गई थी। पीछे फरवा पैर पटकती रह गई थी। वो बिल्कुल नगीन की तरह जहर उगलती थी। उन्होंने एतराफ़ किया था। वो अपने घर के छोटे से बागीचे में घास पर बैठी थी। पहले ये घास बहुत घनी थी, लेकिन जब से उमर ने वो छोटी सी साइकिल ली थी उनके बागीचे की घास उजड़ के रह गई थी। उमर का जब दिल करता वहाँ से घास को अपने छोटे छोटे हाथों से तोड़ता, एक शॉपर में जमा करता, उस शॉपर को साइकिल पे लटकाता और सीधा नफीसा के पास पहुँच जाता। ले अम्मा, आज का सौदा ले आया हूँ मैं। वो बिल्कुल साथ वालों के सरमद की तरह बोलता, जैसे सरमद अपनी माँ को सौदा ला के देता था। उमर बिल्कुल उसी तरह नफीसा के महबूब बागीचे की घास तोड़ के लाता। वो 1000 दफ़ा कह चुकी थी कि उनको सौदा नहीं चाहिए, वो खुद जाके ले आएंगे, लेकिन उमर ने ना गोया ना सुनने की कसम खा रखी थी। अब तो 3 दिनों से वो घास भी नहीं लाया था। वो घास पे हाथ फेरते हुए सोच रही थी। उनकी बचपन की सहेली जरीना उनके साथ ही घास पे बैठी थी। नफीसा तुम परेशान मत हो, उमर ठीक हो जाएगा। वो उनके घुटने पे हाथ रखती बोली थी। और वो केस, उसका क्या करूं मैं जरी? अधूरा छोड़ दूँ? उस लड़की को इंसाफ की उम्मीद दिलाई है मैंने। उसके बाप से वादा कर चुकी हूँ मैं। उसकी माँ के आंसू मुझे सोने नहीं देते और वो लड़की 40 दिन तक मुख्तलिफ लोगों से हवस का निशाना बनती रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो 10 दरिंदा सिर्फ इंसान ये देखना चाहता था कि उस लड़की का होने वाला बच्चा उन 10 लोगों में से किसका होगा। मैं इस बच्ची को क्या जवाब दूँ? तुम केस मत छोड़ो, देख लो, शायद उमर का इलाज पाकिस्तान में ही हो जाए। हैदराबाद के एक एक डॉक्टर को उमर की रिपोर्ट दिखा चुकी है, कोई भी राज़ी ही नहीं होता उसके केस में हाथ डालने को। कराची और इस्लामाबाद में भी मोहसिन बात कर चुका है, लेकिन बेसूद अमेरिका के एक सर्जन है, मोहसिन के दोस्त हैं, उन्होंने हामी भरी है सर्जरी के लिए। वो चाहते हैं अगले महीने तक आ जाऊँ मैं उमर को लेकर, लेकिन मैं क्या करूँ, कैसे जाऊँ? उमर ने मुझे आजमाइश में डाल दिया। वो वाकई परेशान थी, उनकी स्याह आंखों में तकलीफ़ थी। तो क्या करोगी अब तुम? क्या तुम उमर को गोद लेने पे पछता रही हो? अल्लाह ना करे मैं कभी उमर के होने पे पछताऊँ। बस मैं खुद को बिल्कुल बेबस समझ रही हूँ। इस वक्त मैं बहुत मजबूत हूँ, लेकिन उमर की बीमारी मुझे तोड़ रही है। कोई भी माँ अपने बच्चे की बीमारी नहीं देख सकती, ये उसके लिए सबसे मुश्किल चीज़ होती है। मैं जब जब उमर को देखती हूँ ना, जब जब उसको तकलीफ़ होती है, मेरा दिल चाहता है मैं सारी दुनिया अपने बेटे पे कुर्बान कर दूँ, बस कोई उसकी ये तकलीफ़ दूर कर दे। उसकी बीमारी मुझे खाए जा रही है, मैं क्या करूँ? नफीसा तुम ये केस छोड़ दो, उमर को लेके अमेरिका चली जाओ। जरी ने वो बात कह दी थी जो अभी तक वो खुद भी खुद से नहीं कह पाई थी। और वो लड़की, उसका क्या होगा? तुम जानती तो हो ये कितना हाई प्रोफाइल केस है, इसमें मुलविस लोग कोई आम लोग नहीं है। कोई आईजी का बेटा है तो कोई मेजर का, कोई एमपीए का भतीजा है तो कोई किसी बिजनेस टाइकून का भांजा। मैं गरूर नहीं कर रही, लेकिन ये बताओ क्या कोई और वकील है इस शहर में जो ये केस लेगा? उन 10 लड़कों ने मिलकर 40 दिन तक एक लड़की के साथ ज़्यादती किया। उस लड़की के माँ बाप, मैं वादा कर चुकी हूँ उनसे कि मैं ये केस किसी सूरत नहीं छोड़ूंगी। क्या क्या नहीं किया उन लोगों ने इस केस को ख़त्म करने के लिए? उस बच्ची के माँ को माजूर कर दिया, उसके बाप की नौकरी ख़त्म करवा दी, उनकी इज्जत 2 कौड़ी की नहीं रही इस माशरे में। ऐसे में उनके पास बस एक ही चीज़ है, एक ही फ़िक्र है जिसकी खातिर वो ये सब बर्दाश्त कर रहे हैं, इंसाफ। बस एक यही लफ्ज़ उनकी उम्मीद है, मैं ये भी छीन लूँ। बताओ नज़री, मैं क्या करूँ? तुम तस्वीर का एक रुख दिखा रही हो, मुझे दूसरा रुख मैं दिखाऊं तुम्हें? वो आम सी सूरत वाली मुखलिस औरत रसान से बोली थी।
उन्होंने उमर को स्कूल से निकलवा दिया, तुम्हारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज करवा दिए। रोज़ जब तुम कोर्ट जाती हो तो उनके भेजे हुए गुंडे तुम्हें हरासा करते हैं। आधी रात को तुम्हारे घर के शीशे तोड़ जाते हैं। जब तुम बेकरी से सामान लेने के लिए उतरती हो तो तुम्हारी गाड़ी को बीच सड़क पर जला दिया जाता है। कोई भी डॉक्टर तुम्हारे बेटे का इलाज नहीं करता, वो दर्द से तड़पता रहता है, लेकिन कोई डॉक्टर उसको एक पेन किलर देने को तैयार नहीं। अगले हफ्ते तक तुम्हारे घर में खाने का सामान भी ख़त्म हो जाएगा और तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं होंगे कि तुम उमर का इलाज और घर का राशन साथ में मेंटेन कर सको। नफीसा ने उसकी बातों पे कर्ब से आंखें मींच ली थी। आंसुओं का एक गोला था जो गले में अटक गया था। लेकिन नहीं मेरी दोस्त, तुम केस मत छोड़ना, ये ज़रूरी है। उनको इंसाफ दिलाना बहुत आसान है, बहुत सस्ता, एक ही कीमत है इसकी, बस एक कीमत। वो बहुत सुकून से नॉर्मल लहजे में बोल रही थी। क्या, बताओ मुझे क्या कीमत है? नफीसा को एक मुहिम सी उम्मीद नज़र आई थी। उमर की मौत, बस यही कीमत है इस केस के जीतने की। और नफीसा को लगा था जरी ने उनके दिल को मुट्ठी में ले लिया। जरी, तुम्हारी ज़बान ना मफलूज हुई, ये सब कहने से पहले शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम इतनी आसानी से मेरे उमर के लिए ऐसा लफ्ज़ कैसे इस्तेमाल कर सकती हो? मैं पिछले 1 महीने से तुम्हें मोहब्बत, नरमी, प्यार हर अंदाज से समझा चुकी हूँ नफीसा, लेकिन तुम्हारी सुई एक ही जगह अटक गई है। केस का क्या होगा? क्या तुमने ये सोचा है उमर का क्या होगा? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हारा आईना, मैं वही बात करूँगी जिसमें तुम्हारा फ़ायदा हो, तुम्हारी भलाई हो, तुम्हारी खुशी हो। और ये सब कुछ बस एक इंसान से जुड़े हैं, उमर। लेकिन ठीक है, अगर तुम फिर भी कुएं में कूदना चाहती हो तो ठीक है, मैं साथ दूँगी। जो भी तुम्हारा फैसला, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम 2 चीज़ें साथ साथ नहीं कर सकती, केस या उमर में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। वैसे मुझे एक बात बताओ, अगर उमर तुम्हारी सगी औलाद होता, क्या तुम तब भी इसी तरह सोचती रहती या फिर 1 मिनट के अंदर फैसला करती? जरी की बातों पे नफीसा ने ज़ख्मी नज़रों से उसको देखा तो उनकी आंखों में दर्द था, बेबसी थी। क्या था जो उस वक्त उस मजबूत औरत की आंखों में नहीं था? मैं ये केस नहीं छोड़ सकती। मैं पाकिस्तान के एक एक शहर में जाऊंगी, एक एक अस्पताल में उमर की रिपोर्ट्स लेकर जाऊंगी। कोई तो ऐसा डॉक्टर होगा जो मेरे उमर का इलाज करेगा, कोई तो होगा जिसको अपने फ़र्ज से मोहब्बत होगी। मैं हार नहीं मानूंगी। उमर मेरी कमज़ोरी नहीं है, वो ताकत है मेरी। और एक बात और, अगर उमर की जगह मेरी सगी औलाद होती तब भी मेरे लिए फ़ैसला लेना उतना ही मुश्किल होता जितना अब है, क्योंकि जिस पेशे से मैं मुंसलिक हूँ वो बहुत मुक़द्दस है। इसका तक़द्दुस मेरे लिए हर चीज़ से ज़्यादा अहम है। वो ये कहती उमर के कमरे की जवानी बढ़ गई थी, जबकि जरी वहीं उसी आधी उजड़ी घास पे बैठी रह गई थी। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। होपफुली कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं इसकी चौथी एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।